हमारे आज के एक्सपेरिमेंट की एम है टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड लेंथ ऑफ गिवन वायर अंडर कांस्टेंट टेंशन यूजिंग सोनोमीटर। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हमें जो ऑपरेटर्स चाहिए उसमें सबसे पहले सोनोमीटर, ए सेट ऑफ ट्यूनिंग फॉक्स, बेजेस, रबड़ पैड, पेपर, ए पेयर ऑफ सीजर्स, ये दोनों चीज़ें पेपर राइडर बनाने के लिए इस्तेमाल होंगी। मीटर रॉड जो कि सोनोमीटर के साथ ऑलरेडी लगा हुआ है, जहाँ से हम रेजोनेंस लेंथ की मेज़रमेंट करेंगे। वायर और उसके साथ साथ पुली आप देख रहे हो ये भी सोनोमीटर के साथ है, और हैंगर जिसमें हम वेट डालेंगे यानी कि कांस्टेंट टेंशन डालेंगे, और उस कांस्टेंट टेंशन के क्रॉसपॉन्डिंग हम अलग अलग फ्रिक्वेंसीज की ट्यूनिंग फॉक के लिए रेजोनेंट लेंथ निकालेंगे और ग्राफ ड्रा करना है फ्रिक्वेंसी और रेजोनेंट लेंथ के बीच में, और उसके साथ साथ फ्रिक्वेंसी और रेसिप्रोकल ऑफ रेजोनेंट लेंथ के बीच में, और देखना है कि ये दोनों ग्राफ कैसे आते हैं। और यही दोनों ग्राफ, इन दोनों ग्राफ का नेचर हमें बताएगा कि किस तरह का रिलेशनशिप है फ्रिक्वेंसी और रेजोनेंट लेंथ के बीच। शुरू करते हैं हमारा आज का एक्सपेरिमेंट। आप देख रहे हैं वायर बेजेस के ऊपर से होती हुई, पुली के ऊपर से होती हुई नीचे हैंग कर रही है, और हैंगर में हमने मास भी डाल दिया है। अब हमें ये देखना है कि ये मास कितना डाला है और इस मास के क्रॉसपॉन्डिंग वायर में कितनी टेंशन प्रोड्यूस हो रही है। आप देख रहे हैं कि हमारे पास 3 मैंने मास प्लेट डाली हुई हैं, जहाँ बेट प्लेट डाली हुई है आधा आधा किलो की, आधा किलो बेट हैंगर का अपना है, तो टोटल 2 किलो मास हो गया जो कि वायर के साथ हैंग कर रहा है। तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग अगर आपको टेंशन निकालनी है तो सीधा मास इंटू ग्रेविटी करना है, तो 2 kg इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अगर आप करोगे तो वो आपके पास आ जाएगा 19.6 न्यूटन। तो 19.6 न्यूटन टेंशन है हमारी वायर में, और इस कांस्टेंट टेंशन के क्रॉसपॉन्डिंग हमें 4 ऑब्जर्वेशंस लेनी है कम से कम। तो चलो शुरू करते हैं। अपनी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन लेना जो रहेगी हमारी 256 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के ट्यूनिंग फॉक के क्रॉसपॉन्डिंग रेजोनेंट लेंथ। सबसे पहले आपको पेपर राइडर को वायर के सेंटर में रखना है, वो आपको पता चल जाएगा वेज 1 और वेज 2 की पोजीशन को देख के। और जब आप पेपर राइडर को सेंटर में रख लेते हो उसके बाद आपको 256 फ्रीक्वेंसी के ट्यूनिंग फॉक को लेना है और उसको आपको रबड़ पैड पे स्ट्राइक करना है, और रबड़ पैड पे स्ट्राइक करके आपको सोनोमीटर के साथ स्पर्श करना है। ऐसे में ट्यूनिंग फॉक की वाइब्रेशन सोनोमीटर और वायर को ट्रांसफ़र हो जाएंगी। पर अगर बेजेस की पोजीशन रेजोनेंट लेंथ पे नहीं होगी तो वायर रेजोनेंस वाइब्रेशंस के साथ वाइब्रेट नहीं करेगी, जो एंटी नोड है उसकी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम नहीं होगा। तो ऐसे में आपको बेजेस की पोजीशन को एडजस्ट करना पड़ सकता है ताकि जो वेजेस की पोजीशन है वो रेजोनेंट लेंथ पे हो और वायर रेजोनेंस वाइब्रेशन के साथ वाइब्रेट करे, और एंटी नोड का जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम हो, पेपर राइडर को मैक्सिमम डिस्टरबेंस हो, और ऐसे में पेपर राइडर इस पोजीशन में आके नीचे गिर जाएगा। आपको वेजेस की ये पोजीशन नोट डाउन करनी है और इनका सब्ट्रैक्शन करके मॉडुलस लेना है, और ये आपकी आ जाएगी रेजोनेंट लेंथ फॉक, और आपको इस रेजोनेंट लेंथ को ऑब्जर्वेशन टेबल में सब्स्टिट्यूट करना है। तो 256 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी के लिए 20 सेंटीमीटर रेजोनेंट लेंथ आई। अब अगर आप ग्राफ देखो रेजोनेंट लेंथ और फ्रिक्वेंसी का, ये कहते हैं कि जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी इंक्रीज कर रही है वैसे वैसे रेजोनेंट लेंथ की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, और हमारे पास जो ट्यूनिंग फॉक्स हैं वो 256 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा वैल्यू की ही हैं, यानी कि हमारी फ्रिक्वेंसी की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो लेंथ की वैल्यू डिक्रीज करेगी। तो इसलिए हमें सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए, जैसे हमें पहली ऑब्जर्वेशन लेते वक्त प्रोसीजर को फॉलो किया, वैसे ही हमने अगली 3 ऑब्जर्वेशंस लेनी है अलग अलग फ्रिक्वेंसी के ट्यूनिंग फॉक के लिए। एक बार आपको सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस लेंथ को डिक्रीज करते हुए लेनी है, और एक बार आपको सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस लेंथ को इंक्रीज करते हुए लेनी है, और फिर उनका मीन लेना है। ऑब्जर्वेशन टेबल के आखिरी कॉलम में आपको रेसिप्रोकल ऑफ रेजोनेंट लेंथ निकाल के लिखना है, और आखिर में आपको ग्राफ्स ड्रा करने हैं। पहला रेजोनेंट लेंथ और फ्रिक्वेंसी के बीच में जिसका की नेचर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, और दूसरा फ्रिक्वेंसी और रेसिप्रोकल ऑफ रेजोनेंट लेंथ के बीच में जो कि एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। अगर आपके दोनों ग्राफ्स एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के साथ मैच करते हैं तो आपका एक्सपेरिमेंट जो आपने किया है वो ठीक है, अदरवाइज आप एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर सकते हैं जब तक कि आपके ग्राफ्स एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के साथ मैच नहीं करते। इसके लिए इतना ही। आशा है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि आपने इस एक्सपेरिमेंट को किस तरह से परफॉर्म करना